Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 4 Atomic Structure. इस चैप्टर में बेटा हमें ये पढ़ना है कि एक एटम अंदर से कैसे बना होता है, न्यूट्रॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं. सिंपली अगर हम कहें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ एन एटम इज बिल्ट फ्रॉम द इनसाइड. एक एटम अंदर से कैसे बना है. ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो बेटा केमिस्ट्री में जब भी आप मैटर को पढ़ते हो, उसकी चेंजिंग बिहेवियर को पढ़ते हो, सॉलिड लिक्विड गैसेस की जब भी आप पढ़ाई करते हो, सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड में कैसे चेंज होता है, जब इस बिहेवियर को आप पढ़ते हो, एलिमेंट्स की बात करते हो, कंपाउंड्स की बात करते हो, तो एक टर्म जो फ्रिक्वेंटली आपके सामने आती है वो है एटम. तो सबसे पहले तो हम ये जान लें भाई कि एटम क्या है. तो एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट को सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम. एटम एक इंडिविजिबल यूनिट है. इंडिविजिबल का मतलब क्या, जिसे और फर्दर डिवाइड ना किया जा सके. मतलब एटम को आप और डिवाइड और छोटा नहीं तोड़ सकते. सबसे छोटा, तभी तो बोला ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. तो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का. इंडिविजिबल यूनिट है. अब ये और डिवाइड नहीं होगी. देखो एक चौक लिया आपने, चौक डस्टर चौक पता होगा ना आपको, वाइट कलर की जो चौक आती है, ग्रीन रेड ब्लू भी आती है, खैर पर चौक समझ लो. चौक को आपने तोड़ा, पहले मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर और छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर और छोटे टुकड़ों में तोड़ा, फिर उसकी डस्ट बना ली. क्या अब मैं इनको और फर्दर तोड़ सकती हूँ? नहीं तोड़ सकती, है ना बेटा. अब इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकते. तो ये क्या होंगे, एटम. आई बात समझ में. तो जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का. और बेटा ये जो एटम्स होते हैं ये ही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सारे मैटर का. जितने भी मैटर आप अपने आसपास देखते हैं, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, सब कुछ किससे मिलके बने हैं, एटम से. तो एटम्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर के. ठीक है. एटम में होता है क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो मैंने बोला ना ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है. इस स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं. क्या हैं, तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, है ना. चलो अब बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगा के यहाँ से सुनो. क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. ऐसा क्यों है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होते हैं. बेटा देखो एटम में होता है प्रोटॉन जिसके ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्जेस. एटम के अंदर ही होता है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर होते हैं नेगेटिव चार्जेस. ठीक है. प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्जेस. और जो न्यूट्रॉन होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ठीक है. सिंस द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द प्रोटॉन is exactly balanced by the negative charges of electron. तो जो टोटल चार्ज होगा एटम का वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो. जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव हैं. तो रिजल्ट एट द एंड क्या है, ज़ीरो है ना. चलो जिनको नहीं समझ में आया कोई चिंता करने की बात नहीं, आगे और आएगा. बस अभी तो इतना याद रखना आप कि जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते हैं. इट डज नॉट हैव एनी चार्जेस. क्यों, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं. जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं. तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो गए और आउटपुट ज़ीरो. तो इस चैप्टर में आपको एटम के स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को ही पढ़ना है. बेटा देखो जितने भी एटम है ना, हर एटम किससे बना होता है, न्यूक्लियस से बना होता है. अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन
और अनचार्ज न्यूट्रॉन, न्यूट्रल न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हर एटम बना होता है न्यूक्लियस से, है ना। ईच एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और अनचार्ज न्यूट्रॉन है, और इनके आसपास घूमते रहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ईच एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और अनचार्ज न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल न्यूट्रॉन है, और इनके आसपास कौन घूम रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेटा ये जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, इनके जो नंबर हैं ये ही डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। आई बात समझ में? तो बेटा कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनका जो नंबर है, इनका जो अरेंजमेंट है, ये ही बताता है कि एलिमेंट कैसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ड एटम कहाँ से आया है, तो क्या बताएंगे? ये जो वर्ड एटम है ये डिराइव हुआ है, आया है ग्रीक वर्ड एटोमॉस से, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब जिसे और फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। इसके लिए ग्रीक भाषा में कौन सा वर्ड यूज होता था? एटोमॉस। उसी से आया है हमारा एटम, डिराइव हुआ है एटम। ठीक है, एटोमॉस से डिराइव हुआ है एटम। चलो अब हम पढ़ेंगे बेटा एंशिएंट कंसेप्ट को। किसके एंशिएंट कंसेप्ट को? एटम के। एटम के एंशिएंट कंसेप्ट को अब हमें पढ़ना है। तो बेटा 6th सेंचुरी BCE में, BCE बिफोर कॉमन एरा की बात नहीं हो रही है ना। 6th सेंचुरी BCE में हमारे इंडिया के गुजरात में हुए एक महान दार्शनिक, ग्रेट इंडियन फिलोसफर, जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद एक महान फिलोसफर थे, जिन्होंने 6th सेंचुरी BCE में ये बता दिया था कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है ना, वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने इसी टाइनी पार्टिकल्स का नाम रखा परमाणु। आई बात समझ में? महर्षि कणाद ने 6th सेंचुरी BCE में ही हमें बता दिया, ठीक है, कि हमारे आसपास जो भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है, और वो टाइनी पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। और क्या नाम दिया था टाइनी पार्टिकल्स का? परमाणु। ठीक है, देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। परम का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट। और अणु का मतलब क्या होता है? पार्टिकल। परम का मतलब होता है अल्टीमेट, अणु का मतलब होता है पार्टिकल। तो परमाणु का मतलब क्या हुआ? द अल्टीमेट पार्टिकल विच इज इनडिविजिबल। कोई पूछे परमाणु क्या है तो क्या कहोगे? ये अल्टीमेट पार्टिकल है जो कि डिविजिबल नहीं है, विच इज इनडिविजिबल। आई बात समझ में? चलो, महर्षि कणाद ने कब की थी बात? एटम की 6th सेंचुरी BCE में। और क्या कहा था? क्या नाम दिया था इसे? परमाणु। और क्या कहा था कि भाई ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, हमारे आसपास की हर चीज इसी से मिलके बनी है। बेटा अब हम पढ़ेंगे 1808 की डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या क्या बताया हमें एटम के रिगार्ड्स में, अब हम वो पढ़ेंगे। बेटा अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें कि आज हमें बहुत सारा कुछ एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता है, तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है जॉन डाल्टन का। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो हमें किसने दिया है? आज जो नॉलेज हमारे पास है एटम के स्ट्रक्चर का, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? जॉन डाल्टन का। इन्होंने हमारे सामने रखी एटॉमिक थ्योरी इन द ईयर 1808 में एटॉमिक थ्योरी लेके आए जॉन डाल्टन। डाल्टन ने कुछ
बातें हमें बताई रिगार्डिंग एटम, अब वो हम डिस्कस करेंगे। डाल्टन गेव द फॉलोइंग एटॉमिक थ्योरी। पहला बात उन्होंने हमें बताई कि जितने भी मैटर हैं वो सब किससे मिलके बने हुए, एटम से। मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, ये तो आपको भी अब तक पता चल ही गया है। फिर सेकेंड बात भी जो डाल्टन ने बताई वो भी आपको पता है कि एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम को हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी कट और डिवाइडेड फर्दर, ना तो आप इसे फर्दर कट कर सकते हो ना डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है। तीसरी बात जो इन्होंने बताई, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, उनका साइज सेम होगा, मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। आयरन की रॉड को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, फाइनल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, हर एटम का मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, इनका साइज सेम होता है, मास सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहे हैं, इसका उल्टा है बेटा ये पॉइंट, है ना। देखो, सेम एलिमेंट के एटम साइज में सेम होंगे, मास में सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होंगे, पर डिफरेंट एलिमेंट, है ना, अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे तो वो बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होंगे, वो एक दूसरे से अलग होंगे, उनके साइज अलग होंगे, मासेस अलग होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। आई बात समझ में? अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को लिया है तो वो एक जैसे नहीं होंगे, है ना, उनका साइज अलग होगा, उनमें मास अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। अब बेटा ध्यान से सुनो, कार्बन के जो एटम होंगे और ऑक्सीजन के जो एटम होंगे ये सेम हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं बेटा। अगर सेम होते तो दो अलग नाम हम क्यों देते, है ना। तो कार्बन का जो एटम होगा उसका साइज, उसका मास, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी और ऑक्सीजन के एटम की अलग होगी, है ना। पर ऑक्सीजन का हर एटम एक जैसा होगा और कार्बन का हर एटम एक जैसा होगा। क्लियर है? मतलब ये दोनों पॉइंट को मैंने बताया कि भाई ऑक्सीजन के सारे एलिमेंट एक जैसे होंगे, पर अगर हम एटम्स लें डिफरेंट एलिमेंट्स के, मैंने कार्बन भी ले लिया और ऑक्सीजन भी ले लिया, तो इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। और बेटा हमेशा एटम्स कंबाइन होते हैं होल नंबर रेशो में। जैसे मैं बोलूँ H2O, दो एटम हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का, हमेशा ये होल नंबर रेशो में ही कंबाइन होंगे। ठीक है, एटम्स कंबाइन इन होल नंबर रेशोज। दूसरा समझो, CO2, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, ठीक है ना, 1:2। तो ये हमेशा होल नंबर में ही कंबाइन करेंगे। बेटा मेरी एक बात सुनो, एटम इनडिविजिबल यूनिट है और ज़्यादा फर्दर डिवाइड ही नहीं होगी, तो आधा ऑक्सीजन का एटम जैसी कोई चीज़ होती होगी क्या? पॉसिबल ही नहीं, है ना। एटम्स आप ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम को हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बेटा ये 3 लाइनें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि यहाँ से असर्शनिज़म बन सकता है। ये 3 लाइनें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ उसके पहले एक पॉइंट हम फिर से देखेंगे। हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या डिस्कस किया था कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं, है ना, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं बेटा जो बाद में हमें पता चला, है ना। देखो, हाउएवर इट वाज फाउंड लेटर, बाद में हमें पता चला कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के वो भी एक दूसरे से डिफर करते हैं। हाउएवर इट वाज फाउंड लेटर ऑन दैट, हमें बाद में पता चला कि जो एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के वो भी एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। जब आप आगे आइसोटोप्स को, आयोन्स को पढ़ोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? वेरिएंट्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग वेरिएंट क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। फिर से ध्यान से सुनो, सेम एलिमेंट के अलग अलग वेरिएंट को क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। जब आइसोटोप्स को आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि भैया सेम एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो डिफर कर सकते हैं एक दूसरे से, इतना याद रखना है ना। चलो, experiments also shows that atoms are made up of 3 kinds of particles। जब हमने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें पता चला कि जो एटम्स होते हैं वो 3 टाइप के पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो दी थी जे थॉमसन्स ने। जे थॉमसन्स डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब आई थी? ये 1897 में। जो जे थॉमसन्स थे ना बेटा, वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक नए पार्टिकल्स को डिस्कवर किया, किसके? एटम के, जिसने ड्रामेटिकली चेंज कर दिया किसको? एटम को देखने के तरीके को, एटम के स्ट्रक्चर के व्यू पॉइंट को। ठीक है, तो जे थॉमसन एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने डिस्कवर किया एक न्यू पार्टिकल को जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम के एक नए पार्टिकल को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, जे थॉमसन इंग्लिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया एक नए पार्टिकल को, किसके? एटम के, जिसने ड्रामेटिकली चेंज किया हमारे व्यू को ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इन्होंने जो जे थॉमसन थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया ये देखने के लिए कि गैसेस कैसे इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हैं। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कनेक्ट किया था एक हाई वोल्टेज बैटरी को, किसके साथ? डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। और ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी अच्छे हैवी ग्लास से बनी हुई थी, हार्ड ग्लास से बनी हुई थी। ठीक है, देखो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखना चाहा कि हाउ द गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे कंडक्ट करती हैं गैसेस। इनके जो एक्सपेरिमेंट थे इसमें इन्होंने कनेक्ट किया एक हाई वोल्टेज बैटरी को डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। और जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो अच्छे हार्ड ग्लास से बनी हुई थी, जिसके दोनों एंड को सील किया, उसमें फिट की मेटल प्लेट्स हैं कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दैट कैरीज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो मेटल प्लेट कनेक्ट की गई थी पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, उसे कहा गया एनोड। एक प्लेट को कनेक्ट किया गया पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, उसको क्या कहा गया? एनोड। जो दूसरी प्लेट थी उसे कनेक्ट किया गया नेगेटिव टर्मिनल से, किसके? बैटरी के, उसे क्या कहा गया? कैथोड। जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, है ना, उसके साथ साइड ट्यूब्स थी जिसके थ्रू हम गैसेस को रिमूव कर सकते थे, किसके थ्रू? वैक्यूम पंप के थ्रू। ठीक है, अ डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ साइड ट्यूब थ्रू विच गैसेस कैन बी रिमूव्ड यूजिंग वैक्यूम पंप। दिखाती हूँ बेटा, देखो आ जाओ यहाँ। ये रही आपकी मेटल प्लेट्स, है ना, और ये इसको कहा जा रहा है ना, ये वैक्यूम। यहाँ से आप गैसेस को बाहर निकाल सकते हो, कैन बी रिमूव्ड। तो बेटा फिर से ध्यान से समझ में आए कि ये जो डिस्चार्ज ट्यूब थी इसी में यहाँ पर लगी हुई थी एक साइड ट्यूब जिससे आप रिमूव कर सकते थे गैसेस को, किसका यूज़ करके? वैक्यूम पंप का यूज़ करके। दिस हेल्प्स इन लोअरिंग द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। इससे आप प्रेशर को कम कर सकते थे, है ना। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर आपको रखना है उसको मेंटेन करने के लिए आपने किसको यूज़ किया? साइड ट्यूब को यूज़ किया। फिर बेटा ये जो ट्यूब थी इसको फिल किया गया एयर से। द ट्यूब वॉज फिल्ड विथ एयर, एयर से इसको भर दिया। जब हाई वोल्टेज नॉर्मल प्रेशर पे पास किया गया अक्रॉस द टर्मिनल, फिर से ध्यान से सुनो, इस ट्यूब को भर दिया हवा से, फिर इसमें हाई वोल्टेज पास कराया गया नॉर्मल प्रेशर पे पूरे टर्मिनल में, है ना, उस ट्यूब के अंदर से जिसमें हवा भरी हुई थी। तो उसने पाया
he had found that no electricity could flow through air, और हवा के थ्रू कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भैया? क्योंकि एयर तो क्या है? पुअर कंडक्टर है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। आई बात समझ में? ट्यूब को हवा से भर दिया, हाई वोल्टेज एट नॉर्मल प्रेशर उस ट्यूब में पास कराया गया, है ना, जो हवा से भरी हुई थी। पर उसने बाद में देखा कि यार इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? एयर तो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। पर फिर बाद में क्या हुआ बेटा? इन्होंने प्रेशर को और कम कर दिया और हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ग्लास वॉल थी ट्यूब की वो ग्लो करने लगी ब्राइट ग्रीन कलर में। हाँ, फिर से ध्यान से सुनो, पहले तो इन्हें कुछ भी नहीं मिला, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, पर बाद में इन्होंने प्रेशर को और कम कर दिया और फिर हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ग्लास वॉल थी ट्यूब की वो ग्लो करने लगी ब्राइट ग्रीन कलर में। फिर इन्होंने पता चल गया, ये देख के इनको, ही फाउंड दैट, इन्हें ये देख के पता चल गया कि जो ग्रीनिश ग्लो है ग्लास वॉल पर वो इसलिए आया है क्योंकि कुछ इनविजिबल रेज हिट कर रही हैं, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, विच आर एमिटेड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, जो नेगेटिव टर्मिनल से निकाली जा रही थी कैथोड साइड से, और इन्हीं को इन्होंने नाम दिया कैथोड रेज। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। इन्होंने देखा, पाया कि जो ये ग्रीनिश ग्लो है जो ग्लास वॉल पे हमें दिख रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ इनविजिबल रेज हिट कर रही हैं, है ना, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी और जो निकली कहाँ से है? नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से, और इन्हें नाम दे दिया इन्होंने कैथोड रेज। और जे थॉमसन ने ये जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ये समझने के लिए किया था कि कैथोड रेज का नेचर कैसे होता है। बाद में इन्होंने पाया कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था और इसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बाद में इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, कब की। तो प्रोटॉन भैया मिले हमें 1886 में। किसने इन्हें डिस्कवर किया? ह्यूजेन गोल्डस्टाइन ने। ह्यूजेन गोल्डस्टाइन ने 1886 में खोज लिया प्रोटॉन को। ये तो अब तक पता चल गया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, हमने पढ़ा था ना, प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्जेस, आपस में कैंसिल आउट हो गए, है ना, तो इलेक्ट्रिकली ये कैसे हो जाते हैं? न्यूट्रल। एज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये सोचा गया, देयरफॉर इट वाज थॉट, ये सोचा गया दैट देयर मस्ट बी सम पार्टिकल, ऐसा भी कोई पार्टिकल होगा एटम के अंदर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे, तभी तो बैलेंस होगा ये नेगेटिव चार्ज। देखो अभी नेगेटिव चार्ज को डिस्कवर कर दिया गया था, जे थॉमसन का प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया, उनके एक्सपेरिमेंट को सक्सेस मिली, इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये पता चल गया उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, पर साथ ही साथ ये भी तो पता था ना हमें कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। भाई अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं और बाद में ये भी पता चल रहा है हमें कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? इट मीन्स उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे। ये दिमाग किसने लगाया? ह्यूजेन गोल्डस्टाइन ने लगाया। तो ये हमें पता था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एटम में उनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो कहीं ना कहीं ये हमने सोचा कि भाई कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस बनेगा, है ना, नहीं तो कैसे पॉसिबल होगा ये सब कुछ। तो गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया कि भाई प्रेजेंस होगी यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की भी एटम में। गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसे उसने नाम दिया प्रोटॉन। किसकी खोज थी? गोल्डस्टाइन की। इतनी बात आपको समझ में आई कि भाई एक बंदे ने बता दिया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दूसरे ने खोज कर ली इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे गोल्डस्टाइन ने दिमाग लगाया कि भाई कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया।
ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट इन द सेम वे एज जे थॉम्सन, जैसे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट करे थे उन्होंने भी किया। ही मेड द कैथोड परफोरेटेड, उन्होंने कैथोड को परफोरेटेड बनाया, परफोरेटेड मतलब जिससे चीज़ें आ जा सकें बाहर। एंड फिल द ग्लास ट्यूब विथ एयर, और फिर ग्लास ट्यूब को हवा से भर दिया और उससे पास कराया हाई वोल्टेज, वो भी लो प्रेशर के साथ। फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक फेंट रेड ग्लो दिख रहा है कैथोड के पीछे। फिर इन्होंने ये भी पता लगाया कि ये जो रेडिश ग्लो है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ रेज हिट कर रही हैं, है ना, जो स्ट्रेट लाइन में ही चल रही हैं और वो पास हो जाती हैं इस परफोरेटेड कैथोड से। परफोरेटेड मतलब जो जिसमें होल हो, छेद हो, जैसे चीज़ें पास हो जाएं। These rays were emitted from एनोड, और अब इन्होंने पता लगाया कि ये जो रेज हैं ये कहाँ से निकल रही हैं, एमिट हो रही हैं एनोड से, जबकि जे थॉम्सन ने कैथोड से निकलने वाली रेज का पता लगाया था। अब इन्होंने नाम दे दिया इन्हें एनोड रेज। फिर इन्होंने और भी एक चीज़ पाई कि जो एनोड रेज हैं इनमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इन्हें नाम दे दिया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन। और बेटा जो प्रोटॉन था उसे रिप्रेजेंट किया गया P+ से। द मास ऑफ प्रोटॉन वॉज फाउंड टू बी इक्वल टू 1.67 into 10⁻⁻27 kg, which is taken as 1 atomic mass unit 1U। ठीक है, प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट किया गया P+ से। जो मास होता है प्रोटॉन का वो किसके बराबर था, 1.67 into 10⁻⁻27, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ये भी पता चला बेटा कि जो चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर वो इक्वल है और अपोजिट है किसके, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल तो है पर अपोजिट है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। The charge on a proton was found 1.6 into 10⁻⁹C। अब बेटा अब तक जो एक्सपेरिमेंट हो गए थे उनसे ये हमें पता चल गया था कि 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। हम पढ़ेंगे अब एटम के मॉडल को, जो किसने दिया, जे थॉम्सन ने दिया, जे थॉम्सन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बेटा जे थॉम्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था एटम के अंदर पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। थॉम्सन्स के अनुसार ये एक स्पेयर है और स्पेयर में यूनिफॉर्मली क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिवली चार्ज, और उसी स्पेयर के अंदर आपको मिलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में। तो जो जे थॉम्सन्स थे उन्होंने प्रपोज किया अपने मॉडल को, किसके मॉडल को बेटा, एटम के मॉडल को। यहाँ पर 4.4 लिखा है और यहाँ पर ये जो डायग्राम है फिगर है 4.3 में दिया है, तो ध्यान रखना। जिसमें उन्होंने बताया है कि स्मॉल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एम्बेडेड मतलब जुड़ा हुआ होना, अंदर होना। इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं उस स्पेयर के अंदर। इस स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, ये एक स्पेयर है और इस स्पेयर, ये स्पेयर है और इस स्पेयर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। चलो, और ये जो स्पेयर है इस पूरे स्पेयर में आपको यूनिफॉर्मली क्या मिलेंगे, पॉजिटिवली चार्जेस। ये जो शेडेड एरिया दिखाया जा रहा है ये शेडेड एरिया का है, पॉजिटिव चार्ज एरिया है ना, वो एरिया जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली होंगे और उसके बीच बीच में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। इन्होंने कंपेयर किया है एटम के स्ट्रक्चर को क्रिसमस पुडिंग से। पुडिंग आप लोगों ने भी खाई होगी, जिसमें रेजिन्स को क्या कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह है ना। जैसे क्रिसमस की पुडिंग बनी हुई है उसमें रेजिन्स डली हुई हैं, तो उस पुडिंग में रेजिन कहीं कहीं पर है। ऐसे ही ये स्पेयर पूरे यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, इसमें कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसने कंपेयर किया है एटम के स्ट्रक्चर को क्रिसमस पुडिंग से, जिसमें जो रेजिन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह हैं जो स्पेयर के अंदर हैं, ठीक है। और पूरी की पूरी जो पुडिंग है वो स्पेयर है किसका, पॉजिटिव
चार्ज का। तुम तो ऐसे समझ लो बेटा, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो। जैसे वाटरमेलन को काटा हमने, यहाँ रेड 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 वाला जो पार्ट है वो क्या हो गए, पॉजिटिव चार्जेस। और कहीं कहीं पर आपको ब्लैक ब्लैक सीड मिलेंगे, वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं। तो क्रिसमस पुडिंग के अंदर रेजिन्स डालकर समझ लो कि भाई क्रिसमस पुडिंग है, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज, उसके अंदर कहीं कहीं आपको रेजिन मिलेंगे। ऐसे ही वाटरमेलन भी आप समझ सकते हो कि भाई जो रेड वाला पार्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्जेस हैं, और जो ब्लैक वाले जो सीड्स हैं, जो वाटरमेलन सीड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। जे थॉमसन के अनुसार कोई भी एटम वो कैसा होता है, स्पेयर होता है। किसका स्पेयर होता है, पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर होता है। इन विच प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, और उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम स्पेयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और प्रोटॉन उसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट, जे थॉमसन के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो भी जुड़े हुए हैं, एम्बेडेड हैं कहाँ पर, इन दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर। ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है इसमें कहीं कहीं पर आपको क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और बेटा बेटा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और एटम को बना देते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.